नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं प्राचीन भारत के व्यापार मार्गों की दुनिया में। हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, कुछ लेख हैं जो हड़प्पा से लेकर गुप्त काल और फिर दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत के कनेक्शन दिखाते हैं। जी। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन रास्तों ने मतलब इन ट्रेड रूट्स ने भारत की इकोनॉमी, कल्चर और दुनिया से उसके रिश्तों को कैसे शक्ल दी। बिल्कुल। और वो जो बात है ना कि भारत सोने की चिड़िया था, क्या वो इन्हीं ट्रेड रिश्तों की वजह से था? चलिए इसी को आज थोड़ा कुरेदते हैं। हाँ, ये सवाल तो अहम है। तो शुरुआत करते सबसे पुरानी कड़ी से, हड़प्पा सभ्यता। लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड के जो सबूत है, जिन्हें वो शायद मेलुहा कहते थे, हाँ। वहां मिली हड़प्पा की मोहरें क्या बताती हैं इसके बारे में? देखिए, ये मोहरे और लोथल का स्ट्रक्चर भी ये दिखाता है कि समुद्री व्यापार उस जमाने में भी, मतलब आज से 4-4,500 साल पहले भी, कितना ऑर्गेनाइज था। वो सिर्फ लोकल चीजें नहीं मंगा रहे थे। अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, मध्य एशिया से टिन, ये सब आ रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी जरूरतें खास थीं और उनको पूरा करने के लिए एक पूरा नेटवर्क था। शॉर्टुगई जैसी बस्तियां जो अफगानिस्तान में मिली हैं, वो शायद इसी ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। हाँ, फिर मौर्य काल आया। उसमें उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे बड़े लैंड रूट्स का जिक्र है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला जैसे शहर जुड़े थे इनसे। जी हाँ, उत्तरापथ जो नॉर्थ वेस्ट को गंगा के मैदानों से जोड़ता था और दक्षिणापथ जो साउथ की तरफ जाता था। ये सिर्फ माल ढुलाई के रास्ते थे या कुछ और भी था? नहीं, ये मल्टीपर्पस के ट्रेड तो था ही, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेनाओं की मूवमेंट के लिए भी उतने ही जरूरी थे। मौर्य साम्राज्य ने इन रास्तों को सिक्योर किया तो ट्रेड फला फूला और इसी से राज्य को रेवेन्यू भी मिला। हाँ, स्थिरता जरूरी होती है। बिल्कुल। और इसी दौर में यूनानियों के साथ रिश्ते भी मजबूत हुए। मेगास्थनीज का नाम आता है, वो यहीं आए थे। ओके। मौर्यों के बाद रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड की बहुत बात होती है। कुषाण काल, सातवाहन काल में अरिकामेडू का भी जिक्र आता है। हाँ, ये पीरियड खासकर पहली सदी से तीसरी सदी ईस्वी तक समुद्री व्यापार का पीक टाइम था, खासकर रोम के साथ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक किताब है, एक तरह की गाइड बुक समझिए उस जमाने की। अच्छा। और टॉलेमी की ज्योग्राफी, इनमें भारत के कई व्यस्त बंदरगाहों का जिक्र है। बार्बरिकम, भ्रुकच यानी आज का भड़ोच, सोपारा, मुजिरिज, अरिकामेडू में तो रोमन चीजें मिली भी है ना, जैसे वो एम्फोरा। जी हाँ, रोमन एम्फोरा जो शराब या तेल रखने के मटके होते थे, और रोमन बर्तन भी। ये सीधे व्यापार के पक्के सबूत हैं। कमाल है। मतलब इतना ट्रेड था कि इन बंदरगाहों पर कंट्रोल के लिए भी झगड़े होते होंगे। बिल्कुल होते थे। वेस्ट कोस्ट पर शक और सातवाहन राजाओं में पोर्ट्स पर कब्जे के लिए होड़ लगी रहती थी। और दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों के जो ढेर मिले हैं, वो बताते हैं कि कितना वॉल्यूम था इस ट्रेड का। एक और दिलचस्प बात, चीन का रेशम सिल्क रूट से जमीन के रास्ते बैक्ट्रिया आता था, फिर भारत के पश्चिमी बंदरगाहों तक, और यहां से समुद्री रास्ते रोम जाता था। तो भारत एक तरह से सेंटर बन गया था। अच्छा, तो भारत एक अहम कड़ी था ईस्ट और वेस्ट के बीच। जी। और गुप्त काल में क्या ट्रेड वैसे ही चलता रहा? ताम्रलिप्ति पोर्ट का नाम सुना है मैंने। गुप्त काल तक आते आते रोम से जो डायरेक्ट ट्रेड था वो शायद थोड़ा कम हुआ, रोमन एम्पायर की अपनी दिक्कतों की वजह से, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, ताम्रलिप्ति जो बंगाल में था, वो एक बहुत बड़ा पोर्ट बन गया। हाँ। यहाँ से जहाज जाते थे साउथ ईस्ट एशिया। उस इलाके को तब सुवर्ण भूमि या सुवर्ण द्वीप कहते थे, मतलब सोने की धरती। सोने की धरती, वाह। हाँ। चीनी यात्री फाहियान यहीं से समंदर के रास्ते वापस गया था। पर्शियन गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड खूब चलता रहा। हुएनसांग ने भी ताम्रलिप्ति के समुद्री कनेक्शन की बात की है। आपने साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र किया, सुवर्ण भूमि। ये रिश्ता सिर्फ सोने या मसालों का था? क्योंकि वहां तो भारतीय कल्चर का बहुत गहरा असर दिखता है। नहीं, ये रिश्ता सिर्फ व्यापार का बिल्कुल नहीं था। ये बहुत गहरा मल्टी लेयर्ड रिश्ता था। यहाँ से भाषाएं गई, संस्कृत, पाली, लिपियां गई ब्राह्मी से निकली हुई, धर्म गए हिंदू, बौद्ध धर्म। हाँ, जैसे रामायण थाईलैंड में रामकियन बन गई। बिल्कुल। पंचतंत्र की कहानियां, शासन के तरीके और मंदिर बनाने की कला, बोरोबुदुर, अंकोरवाट जैसे मंदिर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये तो हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। जी। और ये आज भी जिंदा हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम सुवर्ण भूमि है। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। बाद में कॉलोनियल दौर में जो भारतीय, खासकर तमिल लोग वहां गए,
उन्होंने भी इन रिश्तों को और मजबूत किया। हाँ, सिंगापुर मलेशिया में आज भी काफी भारतीय समुदाय है। जी, और ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज भी अंकुरवाट जैसी साइट्स के संरक्षण में मदद कर रहा है। ये ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक है। तो इतने सारे पोर्ट्स, इतने रास्ते, इतना फैला हुआ नेटवर्क, भारत आखिर ऐसा क्या बेच रहा था दुनिया को कि वो सोने की चिड़िया कहलाया? मतलब ये सोना चांदी आता कहाँ से था इतना? देखिए, भारत का एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था। हम बेचते थे बेहतरीन कॉटन और सिल्क के कपड़े, जैसे ढाका की मलमल मशहूर थी। मसाले? हाँ, मसाले, खासकर काली मिर्च। रोमन लोग इसके दीवाने थे। फिर लोहा, स्टील, हाथी दांत, कीमती पत्थर। बदले में हम सोना चांदी मंगाते थे, सिक्के आते थे, अच्छे घोड़े आते थे सेंट्रल एशिया से, कुछ लग्जरी आइटम्स, शराब वगैरह। लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से। हाँ, बहुत ज्यादा। ये जो ट्रेड बैलेंस था वो इतना भारत के फेवर में था कि रोम का सोना चांदी भारत खिंचा चला आना था। रोमन हिस्टोरियन प्लिनी ने तो शिकायत भी की है कि भारत की लग्जरी चीजें रोम का सारा सोना खींच रही हैं। अच्छा, तो यही थी सोने की चिड़िया वाली बात की जड़। लगता तो यही है। ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि उस वक्त की इकोनॉमिक रियलिटी थी शायद। वाकई, तो ये साफ है कि ये प्राचीन व्यापार मार्ग सिर्फ माल ढुलाई के रास्ते नहीं थे। ये कल्चर, धर्म, आइडियाज के भी हाईवे थे। इन्होंने ही भारत को दुनिया से जोड़ा और उसकी समृद्धि की कहानी लिखी। बिल्कुल सही। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो पुराने कनेक्शंस थे, ये जो प्राचीन नेटवर्क थे, आज की ग्लोबलाइज दुनिया में आज के ट्रेड रूट्स और रिश्तों पर इनका क्या असर है? क्या उस पुराने जुड़े हुए इतिहास की कोई गूंज आज भी हमारे रिश्तों में सुनाई देती है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक दिलचस्प सवाल छोड़ दिया है आपने हमारे सोचने के लिए।